गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने आइसोमेरिज्म और आइसोमर जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था। मैंने विद एग्जांपल आपको समझाए थे और अक्सर उसके अंदर ना डिफ़ाइन आ जाती है, एक आइडेंटिफिकेशन आ जाता है। ऐसे कोई दो एग्जांपल आपको दे दिए तो वो आपसे पूछ लेता है कि ये जो आइसोमर है ये चेन आइसोमर है या पोजीशन आइसोमर है या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है या कहने का मतलब मेटामरिज्म वाला आइसोमर है, वो आपसे आइडेंटिफाई कर लेता है। तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज जो नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास में है वो टर्म है फंडामेंटल। तो यहाँ पर आज हम कुछ जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोसीड करते हैं। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। एक जो रिएक्शन मैकेनिज्म जो होती है ना, किसी भी रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है, उस मैकेनिज्म के दौरान कोई भी केमिकल रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है, तो उस मैकेनिज्म के दौरान उस केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंजमेंट अपने को देखने को मिलते हैं, क्या बदलाव आता है, और उस मैकेनिज्म के दौरान वहाँ पर वो रिएक्शन हमें क्या क्या बताने की या क्या क्या जानकारी देने की बात करती है, क्या क्या समझाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर ये कहता है कि जब हम किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम उस मैकेनिज्म में देखते हैं कि एक तो उस मैकेनिज्म के होने वाला जो प्रोसेस जो होगा वो सीक्वेंस में होगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है वो रिएक्शन क्या करेगी, वहाँ पर सीक्वेंशियल मैनर में क्या होगा, उसका प्रोसेस होगा। एक चीज़ हमें जो देखते हैं, ठीक है, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वेरी करता है। एक किसी भी रिएक्शन के अंदर मतलब मैकेनिज्म का फ़ायदा क्या है कि एक तो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म समझाएंगे तो उसके अंदर होने वाला प्रोसेस सीक्वेंस मैनर में होगा, स्टेप बाय स्टेप। दूसरा, उस मैकेनिज्म के दौरान अपने को जो डिस्क्रिप्शन जो मिलता है वो मिलता है एक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब हम मैकेनिज्म के थ्रू किसी भी रिएक्शन में समझ सकते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम जो हो रहा है वो किस तरीके से वेरी कर रहा है और कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उसके बारे में अपने को यहाँ पर ड्यूरिंग द मैकेनिज्म क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। मतलब ये डिस्क्राइब करती है मैकेनिज्म। फिर इसके अलावा उस मैकेनिज्म के अंदर बॉन्ड जो क्लीवेज होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है उसके बारे में जानकारी देती है एक मैकेनिज्म। ठीक है, एक जो मैकेनिज्म होती है बॉन्ड क्लीवेज, किस तरीके से बॉन्ड टूटते हैं और किस तरीके से बॉन्ड बनते हैं, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज जो है जानकारी कौन देती है, किसी भी रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है उससे अपने को यही जानकारियाँ मिलती हैं। इसके अलावा एक रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है वो रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। मतलब एक और क्या जानकारी देती है कि कभी जब भी कोई रिएक्शन वेरी करेगी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो उस दौरान जब भी कोई रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उस दौरान उस रिएक्शन की रेट क्या है, उसकी स्पीड क्या है। स्पीड मतलब व्हाट इज़ रेट, क्या रेट क्या होती है कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम इंटरवल। समय के साथ किसी भी रिएक्शन की कंसंट्रेशन में होने वाला जो बदलाव होता है वो उस रिएक्शन की क्या कहलाती है, रेट कहलाती है। कहने का मतलब ये जो हमने बात की इसके अंदर, तो सिंपल सा फंडा ये होगा कि कोई भी जो रिएक्शन होती है, ऑर्गेनिक जो रिएक्शन होती है, उसकी मैकेनिज्म के अंदर अपने को कुछ बदलाव नज़र आते हैं, जिसमें एक जो बदलाव हम जो उससे पता लगता है, एक क्या पता लगता है कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वो एक सीक्वेंशियल मैनर में वेरी करती है। रिएक्शन सीक्वेंस में हो रही है नहीं हो रही, इसके बारे में अपने को जानकारी मिलती है। दूसरा, उस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉनों का मोमेंटम जो हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा नहीं हो रहा, उसके बारे में जानकारी मिलती है ड्यूरिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म। तीसरा, कि उस रिएक्शन के अंदर ड्यूरिंग द मैकेनिज्म कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं, कौन से नए बॉन्ड बन रहे हैं, उसके बारे में अपने को जानकारी मिलती है। तीसरा, कि रिएक्टेंट से जब रिएक्शन प्रोडक्ट बनाएगी तो उस दौरान उस रिएक्शन की रेट क्या है, मतलब रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का जो टर्म है वो किस तरीके से वेरी करता है, उसके बारे में कंप्लीट ये जानकारी मिलना। तो ये सारा का सारा टर्म जो है वो क्या कहलाता है, यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब जिस रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म के अंदर इन चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, बात की जाती है, वो क्या कहलाता है यहाँ पर प्रोसेस, रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। फिर क्या कहता है कि सर एक रिएक्शन जो है ना वो किस तरीके से वेरी करती है, कि जैसे मान लो मेरे पास में कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, रिएक्शन इस तरीके से वेरी करती है। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मेरे पास में है,
जो वर्क करता है एज ए सबस्ट्रेट वर्क करता है। किसकी तरह काम करता है? सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे क्या करते हैं हम? अटैक करवाते हैं किसी अटैकिंग रिएजेंट का, ठीक है। इसका इस पर अटैक करवाया, जैसे ही जो अटैकिंग रिएजेंट जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर अटैक करता है तो वहाँ पर एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? रिएक्टिव इंटरमीडिएट यहाँ पर बनता है जो लेस स्टेबल होता है। जो कैसे होते हैं? लेस स्टेबल होते हैं। तो जैसे अटैकिंग रिएजेंट उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा तो उस दौरान क्या बनेगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट क्या होती है बताऊंगा मैं, ठीक है। तो रिएक्शन रिएक्टिव क्या बनेंगे? इंटरमीडिएट बनेगा। और जैसे रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है तो कैसे होती हैं? लेस स्टेबल होते हैं। तो जैसे ही वो कंपोनेंट के अंदर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्रिएट होता है उसके जस्ट बाद हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा अपने पास में? प्रोडक्ट का क्या होगा सर? फॉर्मेशन हो जाएगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे एक अटैकिंग एजेंट अटैक करेगा। जैसे ही अटैकिंग एजेंट उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे अटैक करता है तो वहाँ पर एक इंटरमीडिएट क्रिएट होता है जो मोर रिएक्टिव और लेस स्टेबल होते हैं, जिनकी स्टेबिलिटी कम और रिएक्टिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। और वो आफ्टर सम टाइम रिएक्टिव इंटरमीडिएट के थ्रू एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मतलब जो सबस्ट्रेट है या उसको हम रिएक्टेंट के नाम से भी हम बोल सकते हैं, वो अपने आप को चेंज कर लेगा किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है एक रिएक्शन के होने का, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जनरल हमने एक रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म के बारे में आपको बताया। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास में है। तो अब अपने को ये पता है कि जो यहाँ पर ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो मतलब रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले कंपोनेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। कार्बन का नेचर कैसा है? नॉन मेटल है। मतलब कार्बन जो कंपाउंड बनाएगा वो कैसे बनाएगा? नॉन मेटेलिक कंपाउंड बनाएगा। और नॉन मेटेलिक कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड का नेचर होता है यहाँ पर कार्बन के अंदर वो कैसा होता है? कोवलेंट होता है। तो हमें ये देखना है कि जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो उसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में प्रेजेंस ऑफ बॉन्डिंग या कोवलेंट जो बॉन्डिंग होगी कार्बन या किसी अदर स्पीसीज के बीच में जो कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, उस बॉन्डिंग के अंदर किस तरीके से क्लीवेज पॉसिबल है ड्यूरिंग द रिएक्शन, और कितने तरीके से यहाँ पर क्लीवेज पॉसिबल है, उस क्लीवेज के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो हम टॉपिक जो नेक्स्ट जो अपने पास में डालते हैं वो है फिजन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। मतलब एक कोवलेंट बॉन्ड जो है, कोवलेंट बॉन्ड जानते हैं ना, ऐसे बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड जो कहलाते हैं। तो आप अपने को ये देखना है कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो फ्यूजन है वो दो तरीके से पॉसिबल है। एक जो फ्यूजन जो है उसका नाम है होमोलाइटिक फ्यूजन, या उसका दूसरा नाम भी हो सकता है होमोलाइसिस। और एक जो है वो हमारे पास में है हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, या दूसरा हम क्या बोल सकते हैं इसको? हेट्रोलाइसिस प्रोसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब दोनों को समझाते हैं हम एक एक करके। तो सबसे पहले हम जो बात करूंगा वो किसकी करूंगा मैं? होमोलाइटिक फ्यूजन के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? होमोलाइटिक फ्यूजन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखो, नाम देखो, होमो मतलब सेम, ठीक है। तो यहाँ पर सेम मॉलिक्यूल जो होंगे ना, मतलब यहाँ पर होने वाला जो फ्यूजन होगा, जो क्लीवेज होगा, वो सेम पैटर्न में होगा इन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम के बीच में। कोई भी दो बॉन्डेड कोवलेंट बॉन्डेड एटम के बीच में जो क्लीवेज होगा ना वो कैसा होगा? सेम रेशियो में होगा। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस each of the atom acquires one of the bonding electron। मतलब समझ गए कि होमोलाइटिक फ्यूजन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जो ड्यूरिंग द फ्यूजन क्या होता है, यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हर एक एटम जो होता है उसके ऊपर एक्वायर होगा क्या? एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब सिंपल सा टर्म क्या है, मान लो कि मेरे पास में ये ए है और ए बी है, इनके बीच में एक ऐसा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक, हाँ या ना। तो जब इसके अंदर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो होमोलाइटिक क्लीवेज के अंदर जो एरो होता है उस एरो को हम बोलते हैं फिश एरो।
ये फिश एरो, ठीक है, हाफ वाला। तो ये फिश एरो के थ्रू क्या करता है, क्लीवेज। तो इसमें जब क्लीवेज होगा तो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले ईच ऑफ एटम है ना, उनके अंदर क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्वायर होगा। तो जैसे ए ने अपना ले लिया, शेयरिंग से जब बॉन्ड बना, शेयरिंग से बॉन्ड बना मतलब कोवलेंट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन ए का एक इलेक्ट्रॉन किसका था, बी का था, दोनों ने शेयरिंग किया, कोवलेंट बॉन्ड बनाया। अब जब क्लीवेज होगा तो उस दौरान क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है, जो ए ने शेयर किया था वही ए ले लेगा, बी ने जो शेयर किया था बी अपना ले लेगा। जैसे ए और बी दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट क्रिएट होंगी, इन कंपोनेंट को हम क्या नाम देंगे, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल, व्हाट इज़ फ्री रेडिकल? फ्री रेडिकल वो स्पीसीज या वो एटम्स ऑफ एलिमेंट होती हैं जिनके पास में क्या होता है, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जिनके पास में प्रेजेंस होता है ना, वो क्या कहलाते हैं, फ्री रेडिकल कहलाते हैं। तो यहाँ पर ड्यूरिंग द क्लीवेज जो होगा, ईच एटम अक्वायर द वन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर हर एक एटम के पास में एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पर प्रेजेंस होगा। फिर दूसरी बात क्या कह रहा है मेरे पास में, दूसरी बात ये कह रहा है कि यहाँ पर ए रेडिकल जो बी रेडिकल मिला है, ये जो रेडिकल मिले हैं फ्री रेडिकल जिनको हम बोलते हैं, ये कैसे होते हैं, ये न्यूट्रल स्पीसीज है, मतलब इन पे ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये कैसी स्पीसीज होती हैं, न्यूट्रल क्या होती हैं स्पीसीज, यहाँ पर वेरी करती हैं, ठीक है। और इनके पास में एक और ना ही अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, मतलब सॉरी लोन पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। बट इनके पास में जो प्रेजेंट जो होता है ना, वो क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है इनके पास में, प्रेजेंट होता है। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है इनके पास में, प्रेजेंस होता है, ठीक है। फिर तीसरी बात जो इसमें ध्यान रखने की है कि इस टाइप का जो होमोलाइटिक क्लीवेज जो होता है ना, किसी भी ऑर्गेनिक या कोवलेंट कंपाउंड के अंदर जो होमोलाइटिक क्लीवेज जो होता है किसी भी कोवलेंट कंपाउंड के अंदर, वो वेपर स्टेट में होता है। किस में होता है, जब वो कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड वेपर फेज में होगा तो उस दौरान उसमें क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज वेरी करेगा, ठीक है। और जब होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाला ईच एटम पे क्या होगा, एक्वायर होगा वन फ्री इलेक्ट्रॉन, वन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा उसके ऊपर प्रेजेंस होगा, ठीक है। तो ये बात करी हमने होमोलाइटिक क्लीवेज की। अब यहाँ पर क्या कहता है वो सर, यहाँ पर अगर एल्काइल ग्रुप के अंदर अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ, किसकी बात करूँ, अगर मैं स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कहता है कि सर बनने वाले जो रेडिकल हैं ना वो अलग अलग टाइप की हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि सर यहाँ पर कि मान लो एक रेडिकल मेरे पास में मिथाइल रेडिकल है, ठीक है, होमोलाइटिक क्लीवेज से एक मिथाइल रेडिकल बना। दूसरा मेरे पास में इथाइल रेडिकल, मतलब 1 डिग्री रेडिकल, ये 1 डिग्री है। फिर बोला कि सर ये मेरे पास में 2 डिग्री रेडिकल है, और फिर मेरे पास में है एक 3 डिग्री रेडिकल, ठीक है, 3 डिग्री रेडिकल। तो यहाँ पर ये कहता है कि यहाँ पर सर इनकी जो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा ना, वो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो होगी वो 3 डिग्री वाले की रेडिकल की ज़्यादा होगी, फिर 2 वाले की, और फिर 1 वाले की, ठीक है, और सबसे कम मिथाइल वाले की। क्यों ऐसा, वो सर यहाँ पर प्लस आई जो इफेक्ट है ना, जो फैक्टर है वो वर्क करता है, वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। क्यों, वो सर देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी, समझ गए मेरी बात को। और जब एक न्यूट्रल स्पीसीज के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज होता है तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कैसे, वो सर देखो इसके ऊपर एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, यस सर, इस पर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। समझाऊंगा प्लस आई इफेक्ट क्या होते हैं, माइनस आई इफेक्ट क्या होते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा। ये थोड़ा सा पहले आ गया तो इसलिए मैं अभी थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है, होते क्या है प्लस आई इफेक्ट बताऊंगा मैं, ठीक है। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज है ये, जो कार्बन जो मिथाइल जो ग्रुप होता है, तो इसके ऊपर एक प्लस आई वाला, यहाँ पर 2 मिथाइल अगर जुड़े हुए हैं, अगर 2 मिथाइल हैं तो कितना प्लस आई हो लग गया, +2 लग गया। यहाँ पर अगर 3 अगर मिथाइल हैं तो कितना प्लस आई लग गया, 3, तो +1 +i +i, हाँ या ना।
तो 3+i इफेक्ट क्या होगा यहाँ पर सर, क्रिएट हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के अंदर अगर मैंने बात की तो यहाँ पर। तो देखो इधर से इधर आने पर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो कॉमन सी बात है प्लस आई भी इंक्रीज होगा, तो कॉमन सी बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कॉमन सी बात है इनका स्टेबिलिटी करैक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज। और उसके लिए याद क्या रखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, स्टेबिलिटी। समझ गए मेरी बात को। तो ये तो हमारे पास में हुआ स्टेबिलिटी का ऑर्डर, किसका, होमोलाइटिक के अंदर फ्री रेडिकल जो बनता है तो कैसे बनता है वो मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि होमोलाइटिक फ्यूजन जब होगा तो वहाँ पर ईच ऑफ एटम जो होगा उसके ऊपर अक्वायर होगा 1 ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब सेम रेशो में क्या होगा, क्लीवेज होता है इन बिटवीन 2 कोवैलेंट बॉन्डेड एटम जो होते हैं उनके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास में है, सेकेंड जो टाइप है क्लीवेज की, वो है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की बात करते हैं। अब होमोलाइटिक, हेट्रो का मतलब अनइक्वल, ठीक है। मतलब हेट्रोलाइटिक के अंदर का मतलब क्या था कि होमोलाइटिक में अक्वायर द 1 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम ड्यूरिंग द क्लीवेज, बट हेट्रोलाइटिक में अक्वायर द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ओनली 1 स्पीसीज, और वो 1 स्पीसीज जो होगी वो क्या होगी, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी। तो यहाँ पर डिफाइन क्या हो गया है यहाँ पर कि इन दिस प्रोसेस 1 ऑफ एटम, वहाँ पर क्या था, ईच ऑफ एटम, यहाँ पर क्या है 1 ऑफ एटम्स अक्वायर्स बोथ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बोथ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द बॉन्ड इज ब्रोकन, कि ड्यूरिंग द बॉन्ड क्लीवेज, क्या कह रहा है कि इस टाइप का क्लीवेज क्या होता है कि सर ये जो है ना एक ऐसा प्रोसेस होता है जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या होगा, बॉन्डिंग क्लीवेज जब होता है तो यहाँ पर एक एटम जो होगा ना, 1 ऑफ एटम जो होगा उसके ऊपर एक्वायर होंगे क्या, बोथ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही एटम के ऊपर क्या होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्रेजेंस होंगे। ठीक है, यहाँ खास बात क्या थी कि यहाँ पर खास बात ये थी कि कंपोनेंट के अंदर यहाँ इक्वल रेशो के अंदर क्लीवेज हो रहा है, और यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले दोनों जो एटम है ना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्स कैसी है, यहाँ पर ए और बी की अभी इक्वल है, अप्रोक्स इक्वल है। ठीक है, थोड़ी बहुत कम बत्ती हो सकती है पर अप्रोक्स इक्वल मानो। पर होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक के अंदर जब क्लीवेज जब होगा ना तो उस दौरान यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले जो एटम होंगे ना वो क्या होंगे, ए जो होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज होगा, बी जो होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होगा। और इसके अंदर ड्यूरिंग द क्लीवेज जो होगा वो इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। वो फिश एरो था, ये क्या था, डबल हेडेड एरो, क्या करेंगे हम, वो सिंगल हैरे, ठीक है। तो वो डॉल्फिन फिश क्या था, एरो था, डॉल्फिन एरो के थ्रू, तो डॉल्फिन ऐसे बाहर निकल के आती है ना, तो ऐसे निकलना नजर आती है, तो वो उसमें था, यहाँ नहीं है ये। तो जैसे क्या होगा, बी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बी क्या करेगा, अपने के साथ साथ सामने वाले का भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, और देने वाले पे चार्ज पॉजिटिव, लेने वाले पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, एक ही स्पीसीज लेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर एनायन, और जिसने दे दिया उसको क्या बोलेंगे, कैटायन। तो मतलब ड्यूरिंग द हेट्रोलाइटिक क्लीवेज जो स्पीसीज बनती हैं वो क्या होती हैं, आयनिक स्पीसीज क्या होती हैं, क्लीवेज क्रिएट होती हैं, आयनिक होती हैं, जिसमें एक कैटायन एक क्या होता है, एनायन होता है। और यहाँ जो क्लीवेज होगा बॉन्डिंग के बीच में वो 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में होगा, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, दूसरे की क्या होती, कम होती है। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो स्पीसीज़ है वो क्या करती है, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन अपोजिट एलिमेंट, तो सामने वाले जो एलिमेंट है उससे क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। तो गेन करने वाले पे नेगेटिव चार्ज जिसको हम एनायन बोलेंगे, और डोनेट वाले को क्या बोलेंगे, कैटायन। तो मतलब यहाँ पर जो स्पीसीज़ बनेगी वो कैसी होगी, आयनिक स्पीसीज़ क्या होगी, प्रोडक्ट के रूप में क्या होगी सर, यहाँ पर फॉर्म होगी। ये बात की हमने इसके अंदर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के अंदर। अब कॉमन सी बात है कि जब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज जब हुआ तो उस दौरान हेट्रोलाइटिक जब क्लीवेज हुआ तो उस दौरान जो इंटरमीडिएट बने ना
वो क्या बने यहाँ पर, जब बॉन्ड फ्यूज़न हुआ, बॉन्ड जब क्लीवेज हुआ, तो वो सर यहाँ पर इंटरमीडिएट जो बनेंगे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के दौरान वो कैसे होंगे, शॉर्ट लाइफ टाइम वाले होंगे, ठीक, जिनकी लाइफ टाइम क्या होगी, शॉर्ट होगी। जो कैसे होंगे, इंटरमीडिएट हमेशा रिएक्टिव होता है, शॉर्ट लाइफ टाइम होता है, मतलब वो क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है, लाइफ टाइम क्या होता है उनका, छोटा होता है। और यहाँ पर मतलब कॉमन सा टर्म क्या होता है कि जब कभी भी किसी कंपोनेंट के अंदर रिएक्शन क्लीवेज अगर क्रिएट होता है तो उस दौरान बनने वाले जो इंटरमीडिएट होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, लाइफ टाइम क्या होता है, छोटा होता है, लेस स्टेबल होते हैं। और वो क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर, वो हो सकते हैं कार्ब कैटायन या कार्बोनियम आयन के नाम से भी इसको हम जानते हैं, कार्बोनियम आयन। दूसरा है कार्ब एनायन, अपने सिलेबस में ये है, कार्ब एनायन है और कार्ब कैटायन है, ठीक है। एक क्या होते हैं यहाँ पर, कार्बीन्स होता है जो सिलेबस में नहीं है, कार्बीन जो होते हैं वो भी इंटरमीडिएट के रूप में बनते हैं। एक है फ्री रेडिकल जो मैं तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, फ्री रेडिकल के बारे में। तो मैं अभी कार्ब कैटायन और कार्ब एनायन को और आपको समझा देता हूँ टर्म को लेकर के, ठीक है। तो कैटायन क्या होते हैं, एनायन क्या होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सिंपल सा टर्म तो हो गया, होमोलाइटिक क्लीवेज क्या है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज क्या है। तो इसके अंदर हम अगर बात करें तो किसकी बात करें, कार्ब कैटायन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा जो इंटरमीडिएट जो है वो पहला क्या है, कार्ब कैटायन या कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, ठीक है। क्या होते हैं, देखो भाई कार्बोनियम आयन क्या होते हैं, पहली बात सुनते जाना एक एक करके। कार्बोनियम जो आयन होते हैं उसके अंदर कार्बन जो एटम होता है उस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पहली बात, ठीक है। कार्बन एटम पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जिस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज कैरी करे उस पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज़ को हम क्या बोलते हैं, बोले इट्स कॉल्ड कार्ब कैटायन। इसको क्या बोलेंगे हम, कार्ब कैटायन, ठीक है। फिर बोला सर ये जो फॉर्म होता है, बोले इट्स फॉर्म बाय हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। ये कब बनती है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से बनते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया हेटेरोलाइटिक क्लीवेज जब कराया तब बना, बोल कैसे सर, जैसे कोई स्पीसीज़ मैंने यहाँ पर ले लिया ऐसे, तो ये जो जेड यहाँ पर जो स्पीसीज़ है वो क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज़ है। क्या है ये, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज़ है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड की जो है वो कार्बन से क्या है, ज़्यादा है। तो क्या करेगा यहाँ पर कि यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, जेड अपना गेन कर लेगा, ठीक है। तो कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और जेड के पास में अपना इलेक्ट्रॉन तो है ही। तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और जेड पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। तो ये क्या बना, कार्बो कैटायन बना। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे सुनना क्या एग्जांपल है, ये वाला क्लीवेज, ठीक है, ये वाला क्लीवेज यहाँ पर। तो ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हाई है और ये क्या है, लेस। तो ये क्लोरीन ले लेगा किससे, कार्बन से, ठीक है। और कार्बन से अगर लेगा तो ये मिथाइल तो क्या बन गया, कार्ब कैटायन, और ये Cl क्या बन गया, नेगेटिव, क्लोरीन एनायन हो गया ना यहाँ पर। तो ये इस तरीके से बनता है। अब इनकी बात कर लेते हैं कि जहाँ स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर बोले इनकी जो स्टेबिलिटी है ना वही +I फैक्टर पे वर्क करती है। +I फैक्टर पे क्या करती है, डिपेंड करती है, +I फैक्टर डिपेंडेंट होती है क्या, इनकी स्टेबिलिटी। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ये मिथाइल कार्ब कैटायन है, ये 1 डिग्री है, एक एल्काइल जुड़ गया, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। समझ गए मेरी बात को। तो ये क्या कहता है कि सर यहाँ पर ये एक +I डोनर, यहाँ 2 +I डोनर, सेम फ्री रेडिकल वाला कॉन्सेप्ट है, सेम फ्री रेडिकल वाला, फ्री रेडिकल का और उसका सेम ऑर्डर, ये +I ये वाला।
तो क्या कर रहा है कि ऑर्डर जो है ये स्टेबिलिटी का इस तरीके से वेरी कर रहा है, मतलब ये 1 डिग्री, ये 2 और ये 3, मतलब इधर से इधर जाने पर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जो है वो क्या होंगे, इंक्रीज होगा, तो प्लस आई इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी, तो इनका पॉजिटिव जो चार्ज है वो क्या होगा, वो डिस्पर्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिस्पर्ज होगा, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम, घटेगा। तो डेंसिटी बढ़ेगी तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिस्पर्ज होगा, तो मतलब डिक्रीज होगी। तो डेंसिटी बढ़ने से तो इनकी स्टेबिलिटी का टर्म भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान रखना 3 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर 2 की, और फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन की। तो कैटायन का ऑर्डर हमेशा ये वाला वेरी करता है, 3, 2 और 1 वाला। तो ये हमारे पास में हुआ कार्बोकैटायन के बारे में बात। अब मैं बात कर लेता हूँ किसके बारे में, कार्ब एनायन के बारे में। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, कार्ब एनायन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड जो है वो हमारे पास में है कार्ब एनायन। ठीक है, बोल सर यहाँ पर ये ऑर्गेनिक आयन होते हैं। कार्बन आयन भी कैसा आयन है, ऑर्गेनिक आयन है। इसके अंदर कार्बन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव क्या होता है, चार्ज होता है। और ये भी इट्स फॉर्म्ड बाय हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। ये भी किससे बनते हैं, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से बनते हैं। तो ये हेट्रोलाइटिक क्या होगा, क्लीवेज से क्या होगा, फॉर्म बाय हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। जो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से ये भी क्या बनते हैं, या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से बनते हैं। तो इसका जब फॉर्मेशन होगा तो उसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, लाइक ए प्रिपरेशन अगर मैं बोलूं तो तरीके से, जैसे मेरे पास में कार्बन कार्बन ये जेड है। ठीक है, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कार्बन कार्बन ये इलेक्ट्रॉन ये जेड। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पर जेड जो है वो लेस, उसमें क्या था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ जेड क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन क्या है यहाँ पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब अब इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कार्बन लेगा, और कार्बन पे चार्ज नेगेटिव और जेड पे चार्ज पॉजिटिव, और क्या बनेगा, कार्ब एनायन बनेगा। क्या बनेगा, कार्ब एनायन। अगर एग्जांपल की बात करूं तो देखो ये एसिटाइलिन मेरे पास में है और ये स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन मीडियम में रिएक्शन करवाई, तो ये यहाँ अटैक करेगा, तो ये इसको दे देगा, क्योंकि इसका जो नेचर होता है ना एसिटाइलिन का, ये एसिडिक नेचर होता है इनका। ठीक है ना, एसिडिक नेचर वाले होते हैं। ठीक है, तो ये इसको देगा, तो क्या बनेगा, HCC ये नेगेटिव और H2O बाहर, तो क्या बन गया, कार्ब एनायन। तो यहाँ देखो ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, कम है, तो कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इस पॉजिटिव फॉर्म में OH के साथ में क्या होगा, वाटर के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर यहाँ पर हो जाएगा। फिर बोला सर इनकी जो स्टेबिलिटी है कार्बन आयन की, वो भी प्लस आई इफेक्ट पे क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट पे क्या करती है, डिपेंड करती है। मतलब उसका कहना ये है कि 1 डिग्री कार्बन आयन का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर 2 का और फिर 3 का, मतलब कैटायन की बिल्कुल रिवर्स हो गया ये। ठीक है, मतलब कैसे, ये कार्बन आयन 1 डिग्री वाला, ये कार्बन एनायन 2 डिग्री वाला, और ये कार्ब एनायन 3 डिग्री वाला। यहाँ प्लस I1, यहाँ प्लस I2 इफेक्ट लग रहा है, यहाँ प्लस I3, प्लस I प्लस I प्लस I। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या कर रहा है, बिल्कुल रिवर्स हो रहा है। तो रीज़न क्या है, रीज़न क्या है यहाँ पर कि सर इधर से अगर ध्यान रखना, अगर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी लेस इलेक्ट्रॉन डेंसर, मतलब एक तरीके से क्या बोलें, अगर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी न्यूट्रल स्पीसीज या किसी कार्ब कैटायन के ऊपर अगर बढ़ती है, तो उस दौरान उसकी स्टेबिलिटी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगी। पर अगर एक स्पीसीज ऑलरेडी हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली है, जैसे कार्ब एनायन है, मतलब नेगेटिव चार्ज लगा हुआ, तो मतलब ये इनका डेंसिटी ऑलरेडी
न्यूट्रल से क्या है, ज़्यादा है। तो अगर एक ऑलरेडी हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्पीसीज़ के ऊपर अगर हमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप अगर मैं और जोड़ देता हूँ, मतलब उसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट अगर मैं लगा देता हूँ, तो नंबर ऑफ़ एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो प्लस आई भी बढ़ेगा। तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ एल्काइल ग्रुप बढ़ने के साथ साथ एक ऑलरेडी मोर नेगेटिव स्पीसीज़ के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। मतलब वो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो मोर इंटेंसीफाई होगी, और ज़्यादा इंटेंसीफाई होने की वजह से कंपोनेंट का स्टेबिलिटी कैरेक्टर तो घट जाएगा और उसका रिएक्टिविटी कैरेक्टर जो है ना वो बढ़ जाएगा। मतलब टर्म ये है कि इधर से इधर जाने पर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जो है वो इंक्रीज हो गए, इससे प्लस आई इंक्रीज हुआ, और यहाँ पर प्लस आई इंक्रीज होने से नेगेटिव चार्ज जो स्पीसीज़ है, नेगेटिव चार्ज जो स्पीसीज़ है उसका नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वो मोर इंटेंसीफाई होगी। मोर इंटेंसिव क्या होगी, इंटेंसीफाई होगी यहाँ पर, ठीक है, मोर इंटेंसीफाई होगी। और हायर इंटेंसीफाई होने की वजह से कंपोनेंट का रिएक्टिविटी करैक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और स्टेबिलिटी करैक्टर जो है वो घट जाएगा। इस वजह से 1 डिग्री के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, पर इस पर 1 एल्काइल ग्रुप, इस पर 2 एल्काइल ग्रुप और इस पर 3 एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अगर बढ़ेगा तो ये नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम इंटेंसीफाई किस में होगा, 3 डिग्री वाले में। तो ज़्यादा इंटेंसीफाई जिसमें ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिमिट से ज़्यादा किसी में अगर होगी तो वहाँ पर कंपोनेंट के अंदर रिएक्टिविटी का टर्म बढ़ जाएगा और स्टेबिलिटी का टर्म क्या होगा, घट जाएगा। वही चीज़ें यहाँ पर हमने बात करी। जैसे मैं एक एग्जांपल मैं देता हूँ जनरल डेली लाइफ के अंदर, क्या कह रहा है कि ये अगर आप अपने आप को मानो, ठीक है, मान लो कि जब नोटबंदी जब हुई उस दौरान मान लो कि आपके पास में ऑलरेडी 15 लाख रुपए थे, ठीक है, मतलब ये नहीं था, एक एज जुड़ा हुआ था, तो उस दौरान आप पे 15 लाख रुपए थे। मतलब बैंक में जमा कराने का क्राइटेरिया अगर 10 लाख है और पैसे कितने अपने पास में, 15 लाख है। समझ गए मेरी बात में, मतलब 10 न्यूट्रल फॉर्म है और 5 एक्स्ट्रा होने की वजह से क्या आ गया अपने पास में, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब 15 लाख आपके पास में है तो आप 10 तो जमा करवा सकते हैं पर 15 नहीं करवा सकते, तो आप पे टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट पैसे काट लेगी। अब क्या होता है कि आपका एक दोस्त आता है जो करोड़पति है, एक दोस्त आता है, वो बोलता है कि अब मेरे पास में पैसे हैं ना, ज़्यादा हैं, ठीक है, तो तू है ना थोड़ा सा 5 लाख रुपये जो है वो तू अगर ले ले तो मेरा काम अगर हो जाएगा, ऐसा अगर तू एडजस्ट कर ले तो इसमें 2.5 तेरा, 2.5 मेरा, पर तुझे 5 लाख। तो मतलब सामने वाले के पास में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच था, 10 जमा करवा सकता है बैंक में, ठीक है, 10 जमा करवा सकता है बैंक में, पर क्या कह रहा है वहाँ पर उसके पास में, और 5 ऑलरेडी एक्स्ट्रा हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच तो था और एक 5 देने वाला और आ गया, तब वो उसकी स्टेबिलिटी डगमगाई कि भाई मेरे पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पैसे ज़्यादा थे और आप दे रहे हो तो और अनस्टेबल हो गया, टेंशन हो गई वो, ठीक है। फिर अगले दिन एक दोस्त और आता है, वो अपने 5 लाख रुपया और देता है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो पैसे थे वो 15 लाख से कितने हो गए, 25 लाख हो गए। फिर अगले दिन एक दोस्त और आता है, तीसरा दोस्त होता है, वो 5 लाख और देता है, तो 25 लाख कितने हो गए, 30 लाख हो गए। मतलब वो जमा 10 लाख करवा सकता है बैंक के अंदर, 5 उसके पास में ऑलरेडी ज़्यादा थे, मतलब वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच था, ऑलरेडी मनी रिच था, तो उसकी स्टेबिलिटी तो ऑलरेडी क्या आती है, कम थी, क्योंकि वो अपने 5 को एडजस्ट करने के चक्कर में लगा हुआ था, तो वो रिएक्टिव ज़्यादा हो गया ना, अनस्टेबल हो गया वो। पर पता लगता है कि उसके 3 दोस्त एक एक करके एक दिन आते हैं और उसको 5-5 लाख रुपये और दे जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारा पैसे हैं वो भी तो एडजस्ट कर दे। तो वहाँ पर जब एक दोस्त आया तो इतना थोड़ा टेंशन और बढ़ा उसका, फिर अगले दिन एक दोस्त और आ गया तो और टेंशन बढ़ गया, अगले दिन फिर एक दोस्त और आ गया। तो जैसे नंबर ऑफ उसके जो फ्रेंड अगर इंक्रीज हुए पैसे लेकर के, तो उसके अंदर जो मनी रिच प्रॉपर्टी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो उसकी स्टेबिलिटी का करैक्टर भी जो है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर घट जाएगा और रिएक्टिविटी करैक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ को अगर और इलेक्ट्रॉन देने वाले अगर आ जाएं, उसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है और उसको आप और अगर खाना खिलाओगे ज़बरदस्ती, दोस्त वाला काम है कि एक रोटी मेरी तरफ से पेट भर गया, मेरे को 4 रोटी की भूख थी, एक एग्जाम्पल और लो, मेरे को 4 रोटी की भूख थी,
ठीक है, मैं 5 खा गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। एक दोस्त आता है एक मेरे नाम की और का, रोटी 6 हो गई, गड़बड़ हो गया ना काम पेट में। फिर एक दोस्त और आता है कि मेरे नाम की एक और खानी पड़ेगी, और गड़बड़ हो गया। एक दोस्त और आता है कि मेरे नाम की और खानी पड़ेगी। भूख आपको 4 रोटी की, एक ऑलरेडी आपने खा रखी थी, 5 रोटियाँ हो गई थी, और 3 दोस्त और आगे के करके, तो आपका तो पेट का स्टेबिलिटी गड़बड़ हो जाएगा ना, और आपकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये वाला टर्म था हमारे पास में, तो ये इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर टर्म हुआ। फिर भी किसी बच्चे को डाउट अगर है तो मेरे से डिस्कस करें, ठीक है। और मैं ऑनलाइन क्लास लूँगा, बता दूंगा सैटरडे को लेता हूँ, कब लेता हूँ, ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ऑनलाइन क्लास के लिए। तो मैं डाउट लूँगा इस चैप्टर की, इसी चैप्टर की डाउट मैं आपसे लूँगा। तो आप अपने रेडी रहना, गूगल मीट ऐप डाउनलोड करना, ठीक है, लिंक मैं भेज दूँगा, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय।